देखिए, ना प्रशांत जी सीएम बनने आए हैं, ना अभिषेक सांकृत विधायक बनने आए हैं। देखिए, डेहरी के बहुत सारे मुद्दे हैं। तो ये इंडस्ट्री ना है भाई, मैं मूर्ति नहीं लगा रहा हूँ, मैं इंडस्ट्री लगा रहा हूँ। यही तो लोगों को समझना है। 50 लाख लोग करीब यहाँ से बाहर नौकरी करते हैं, बिहार के लड़के। सब फालतू बातें। हम एक एंटरप्रेन्योर और नेता में एक फर्क होता है। यहाँ भी अगर सरकार चाहेगी कि कार्गो, मुख्यमंत्री कहते हैं यहाँ तो समुंदर नहीं है। अरे भाई, समुंदर नहीं है तो आकाश है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने का है और ऐसे में सभी प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में है। लेकिन अगर हम बात करें नई पार्टी प्रशांत किशोर का, जिस तरह से जो है जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार जो प्रशांत किशोर है वो बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, तो इसी तरह जो है डेहरी विधानसभा की बात करें तो डेहरी विधानसभा से जो है अभिषेक सांकृत जो है वो भी डेहरी बदलने की बात कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो है वो अभिषेक सांकृत जो है वो मौजूद है और डेहरी विधानसभा से जो है आगामी विधानसभा चुनाव में जो है डेहरी विधानसभा से ताल ठोकेंगे। हम इनसे खासियत बात करने के लिए जो है हम इनसे जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी। मेरा नाम अभिषेक सांकृत है और मैं जन स्वराज से डेहरी का संभावित प्रत्याशी हूँ। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, बहुत सारे ऐसी पार्टियां जो है वो चुनावी मैदान में उतर गई है और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, राजनीति जो है वो हवाबाजी का खेल बन चुका है। मैं तो इसको इसी ढंग से लेता हूँ। और जितने पीछे 30-32 सालों से हवाबाज हैं वो पुनः हवाबाजी करने को तैयार हैं और वो अपनी अपनी फिर से नई उम्मीदें जनता को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और जनता का पूरा ध्यान इस समय जन स्वराज की ओर है, जो कि नई उम्मीद और बदले हुए बिहार को आगे करने के प्रयास में है। तो हम सरकार बनाने वाले हैं और इस चीज़ के लिए हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वो दावा ठोक रहे हैं। हाँ। अगर आपको प्रशांत जी जो है टिकट नहीं देते हैं तो क्या करेंगे आप उस वक्त? बस हमें थोड़ा सा आप मौका दीजिए तो हम उस चीज़ पे आ जाते हैं। अच्छा। तो जो हमारा मुख्य विषय है, एक तो सम्राट अशोक की 600 फीट ऊंची मूर्ति बनाना। दूसरा विषय जो हमारा है कि नंद बाबा मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल बनाना। और तीसरा विषय है कि वीर कुंवर सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाना। ये 3 विषयों के लिए मैं लड़ रहा हूँ। 3 विषयों की बात है, और अगर मुझे टिकट नहीं भी मिलेगा, मैं आता हूँ उस विषय पर। अगर मेरा मुद्दा यह है कि ये काम होना चाहिए, डेहरी बदलना चाहिए। अगर कोई और विधायक बन के अगर इन विषयों पे काम करे तो हमें कोई परहेज नहीं है, बिहार बदलना चाहिए। देखिए, ना प्रशांत जी सीएम बनने आए हैं, ना अभिषेक सांकृत विधायक बनने आए हैं। यहाँ बदलाव आना चाहिए। मुख्य विषय ये है, मैं काबिल व्यक्ति हूँ। मेरी काबिलियत चाहे डिग्री से हो, चाहे मेरा जो भी रुतबा है, जो भी मेरा प्रभाव है, उसको आप समझेंगे तो मैं काबिल हूँ। और काबिलियत के हिसाब से मैं जन स्वराज में विधानसभा लड़ने की मांग कर रहा हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी जो काबिल व्यक्ति है उसी को चुनेगी। और रही बात, अगर कोई ऐसा दावा कर रहा है कि मुझे टिकट मिल गया है या मुझे ही मिलेगा 500%, तो ऐसे लोग खोखले वादे कर रहे हैं। ऐसे लोग सिर्फ जनता को नहीं धोखा दे रहे हैं, वो पार्टी के साथ भी दगाबाजी कर रहे हैं। वो आदमी जनता को पूर्ण रूप से धोखा देगा, क्योंकि जन स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट में प्रोसीजर है और वो प्रोसीजर पब्लिकली बताई गई है कि यहाँ से जो है जांच होकर प्रखंड लेवल से रिकमेंडेशन होगा, जिला लेवल से रिकमेंडेशन होगा, कोर कमेटी है, पूरा प्रोसीजर है। और हर जो भी उसमें प्रत्याशी आवेदन दिए हैं, मैं भी एक आवेदक हूं, तो जो भी आवेदन दिए उनको मालूम है वो प्रोसीजर। जब तक उस प्रक्रिया से आप नहीं गुजरेंगे और वो पार्टी डिक्लेयर नहीं करेगी, आप कह ही नहीं सकते हैं कि टिकट हमको मिल गया। मैं कहाँ कह रहा हूं कि टिकट हमको मिल गया, मैं कह रहा हूं मैं संभावित प्रत्याशी हूं। तो जो अगर व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि उसको टिकट मिल गया या 500% उसी को टिकट मिलेगा, वो व्यक्ति पक्का झूठ बोल रहा है, वो व्यक्ति फरेबी है। और जब आज जो फरेब कर रहा है वो कल को जनता के साथ क्या करेगा ये जनता देख रही है। इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता है। आपने एयरपोर्ट और हॉस्पिटल की बात कहा और इससे पहले भी आप बोले कि एक प्रतिमा या मूर्ति को जो है
600 फीट का हम बनवाएंगे। तो क्या लगता है कि मूर्ति बनाने से क्या है कि रोजगार मिलेगा? अभी डायमंड नगर उद्योग जो समूह है वो काफी दिन से बंद पड़ा है, तो ऐसा क्यों नहीं है कि डायमंड उद्योग को चालू करवाया जाए? देखिए, फैक्ट्री तो नहीं चालू होगी, और मैं झूठा वादा करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, देश विदेश में रोजगार करता हूँ। उससे ये आप इसको मूर्ति देख रहे हैं और मैं इसको इंडस्ट्री देख रहा हूँ, सोचने में यही फर्क है। डालमिया नगर एक इंडस्ट्री था, क्योंकि धुआं फेंकता था तो वो फैक्ट्री दिखता था। ये धुआं नहीं फेंकता है मूर्ति, तो इसलिए फैक्ट्री नहीं दिख रहा है। लेकिन सोचिए, ये टूरिज्म इंडस्ट्री है। मैं कोई चौक चौराहे की मूर्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। 600 फीट ऊंची मूर्ति का मतलब होता है, उस मूर्ति का नाम होगा अखंड भारत मूर्ति। उसको देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आएंगे, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखने, अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने गुजरात में लोग आते हैं, वैसे ही इसको देखने पूरे देश विदेश से पर्यटक आएंगे। और जब पर्यटक आएंगे तो पर्यटक डॉलर भी लेके आते हैं, थाई बाट भी लेके आते हैं, देसी विदेशी पर्यटक आएंगे। होटल खुलेगा 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, ढाबा, ठेला वाला, चाय वाला, तो पान वाला, तो ये जितनी चीजें खुलेंगी इससे तो रोजगार लोगों को मिलेगा, लाखों की संख्या में रोजगार। जितना एक फैक्ट्री खोल के नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा सम्राट अशोक की स्टैचू रूपी फैक्ट्री खोल के, जो टूरिज्म इंडस्ट्री कहा जाता है, खोल के रोजगार मिलेगा। आपको मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूं। जब आप एक फैक्ट्री खोलने में 10,000 करोड़ रुपए लगाते हैं तो उसमें 2% रोजगार होता है, और जब आप वही टूरिज्म इंडस्ट्री में लगाते हैं तो 10% रोजगार होता है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो 30% तक का इंपैक्ट करता है। मतलब वो खुद तो खुला ही 10% लोगों को रोजगार दिया, उसके साथ साथ इनडायरेक्ट जो सब्जी आएगा होटलों में, सब्जी की खपत बढ़ जाएगी तो हमारे किसान के यहां से आएगा। हाँ, यहाँ पे बहुत सारी चीजों की खपत बढ़ जाएगी, ड्राइवर की खपत बढ़ जाएगी। टूरिस्ट आएंगे तो ट्रेंड ड्राइवर यहाँ रुकने लगेंगे, जो ट्रक चला रहे हैं उड़ीसा में, बंगाल में, हैदराबाद में, वो आ जाएंगे। गार्ड्स की नौकरी बढ़ जाएगी, मैनेजर्स की नौकरी बढ़ जाएगी, सुपरवाइजर्स की नौकरी बढ़ जाएगी, हर तरीके की नौकरी बढ़ जाएगी। तो ये इंडस्ट्री ना है भाई, मैं मूर्ति नहीं लगा रहा हूं, मैं इंडस्ट्री लगा रहा हूं। यही तो लोगों को समझना है कि भैया हम रउआ सबे खातिर रोजगार लावे के बात करत बानी। मूर्ति तो एक साधन है, फैक्ट्री लगाएंगे ना डालडा की या तेल की, उसी तरीके से सम्राट अशोक की हम मूर्ति लगा के आपको एक फैक्ट्री दे रहे हैं रोजगार के लिए। डेहरी में आपने कितने मुद्दों को उठाया है, कितने को संघर्ष किया है? जो डेहरी के बारे में कुछ बताइए। देखिए, डेहरी के बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर आप विषय देखें तो आप मकराइन, आप पुल को देखिए। ये तो चुनावी मुद्दा बन के रह जाता है। नहीं, चुनावी मुद्दा अब तो इस पे खैर काम भी होने लगा है, बहुत समय तक ये बंद था। आप तमाम मुद्दे हैं। आप, मैं गांव लेवल पे, पंचायत लेवल पे बात करता हूं। आप हाउडी एक गांव है कोड़ीगोला पंचायत में, वहां जाइए तो वहां एक बहुत ही प्राचीन आपको कुआं है, उसमें कभी भी कोई गिर सकता है। उसमें पचगवा कुआं कहा जाता है। वहां लोग पूजा करने आते हैं, उसकी सौंदर्यीकरण की जरूरत है, उसको कोई नहीं कर रहा है, जो कि वो मुखिया भी कर सकता है। आप भैंसहा गांव चले जाइए, वहां पानी के निकासी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, वो होनी चाहिए थी, वो मुखिया भी कर सकता है, लेकिन नहीं हो रहा है। इस तरीके के छोटे बड़े मुद्दे बहुत हैं, लेकिन मैं आपसे छोटे बड़े मुद्दे पे क्यों नहीं बात कर रहा हूं, आप समझिए। इन छोटे बड़े मुद्दों को मुखिया भी कर सकता है, अगर एक अच्छा विधायक आए जो सबको साथ लेकर बैठे और सबको लेकर बैठ के उनसे बात करे कि भैया रउए गांव के मुद्दा बा, एकरा ठीक कर लेवल जाए, जो हमरा से भी फंड चाहिए हमहू दे दे, तो ये मुद्दे रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन मैं बड़े मुद्दों पे क्यों बात कर रहा हूं, आप समझिए। डेहरी के पूरे कायाकल्प की जरूरत है। अब डेहरी को वो छोटे मोटे लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बड़े मुद्दों की, बड़े रोजगार की बात कर रहा हूं। अब आप समझिए, यहाँ इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट बन जाएगा तो डिहरी का पूरे विश्व में नाम होगा, यहाँ से पूरे विश्व में सप्लाई जाएगा। यहाँ सम्राट अशोक की मूर्ति बन जाएगी तो यहाँ से पूरे जो है विश्व में नाम फैलेगा कि डिहरी कोई क्षेत्र है। पूरे विश्व में डिहरी का एक नाम था। तो डिहरी तो धरातल में आप समझिए 1984 से माइनस में डिहरी जा रहा है। तो डिहरी का एक संपूर्ण विकास की आवश्यकता है रुपेश भाई। यहाँ पे छोटे मोटे गली नाले की बात करके भ्रमित करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपने एक बात और पूछी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग कहते हैं कितना संघर्ष किए हैं पिछले 5 साल में। भाई, मैं नेता तो हूं नहीं, मैं उद्यमी हूं, शिक्षक हूं,
एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाता हूँ, उद्यम किया हूँ देश विदेश में। हमें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हम तो यहाँ से निकल के, यहीं के गांव के लड़के हैं जमुआर के, यहाँ से निकल के देश विदेश में नाम कमा रहे हैं। रउआ सभे अगर सब कर देले होती जा 5 साल में, तो हमरा आवे की जरूरत ना रहे। लेकिन जब यहाँ के नेता फ्रॉडगिरी करते रहे, यहाँ के नेता खाली लोगों को मुद्दों पे भड़काते रहे, भटकाते रहे, तब हमारे जैसे एक पढ़ा लिखा युवा को आने की आवश्यकता पड़ी कि भैया अब वहां चल के कुछ करना पड़ेगा विशेष रूप से। तब हम आए हैं। अगर जनता को लगता है कि नहीं भाई कोई अच्छा लड़का आया है या अच्छे व्यक्ति आए हैं, इनको आगे बढ़ाना चाहिए, मेरे लिए कुछ करेंगे, तो मौका देंगे। 5 साल की बात है। अगर हम नहीं करेंगे और चीजों को बदल के नहीं रख दिए तो हमको उठा के फेंक देंगे। प्रशांत किशोर जी का एक बयान है कि पलायन रोकने की बात करते हैं जी। तो ठोस प्लान क्या है प्रशांत जी का, कि जो पलायन कैसे रोक सकते हैं? बहुत सारे जो है बिहार के जो मजदूर हैं वो बाहर जाते हैं कमाने के लिए जी। तो पलायन कैसे रोकेंगे प्रशांत जी? बिल्कुल, ये बड़ा ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये हमारा मुख्य मुद्दा में से एक है। 50 लाख लोग करीब यहाँ से बाहर नौकरी करते हैं, बिहार के लड़के। तो जब 50 लाख लोग बाहर नौकरी करते हैं तो उसमें से 25 लाख ऐसे भी हैं जो अपनी स्वेच्छा से करते हैं। जैसे हम शुरू में तो स्वेच्छा से नहीं गए थे बाहर, मजबूरी में गए थे, शिक्षा का यहाँ अभाव या कहिए उस तरीके का रोजगार का अभाव। लेकिन अब जो बाहर में मेरा रोजगार धंधा है वो स्वेच्छा से, क्योंकि बहुत बड़ा हो चुका है, तो हम खुश हैं वहाँ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी मजबूरी में कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। किससे मांगेंगे? बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, एकदम भीख मांगेंगे, ऑन कैमरा बोल रहे हैं, एकदम भीख मांग के आप बना देंगे। लेकिन भीख किससे मांगेंगे मालूम होना चाहिए ना। अब आप कहेंगे आज का जो विधायक है उसको समझे नहीं है कि कैसे कहाँ से पैसा आता है, तो क्या भीख मांगेगा? हमको मालूम है हमको कौन भीख देगा। जो बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, वियतनाम है, थाईलैंड है, मलेशिया है, मलेशिया मुस्लिम कंट्री है लेकिन बुद्धिस्ट भी बहुत रहते हैं, कंबोडिया है। इन कंट्रियों में जब हम जाएंगे जहाँ पे सम्राट अशोक के वंशजों ने बुद्ध धर्म को फैलाया है, वो सम्राट अशोक को बहुत मानते हैं। उनकी मूर्ति बनने की बात सुनेंगे तो जैसे वो बोध गया में अपना मोनास्ट्री बनाए हैं, वैसे ही इसके लिए भी फंड देंगे। उनसे भी हम मन्नतें करेंगे भाई, अपने क्षेत्र के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमको अगर किसी के सामने हाथ जोड़ना पड़े, भीख मांगना पड़े, उससे हमारे लाखों लोगों को रोजगार मिल जाता है, तो भैया हम हाथ फैलाने को तैयार है, कटोरा लेके बैठ जाएं। हम आपसे यहाँ पे रोकेंगे कि बहुत सारे गांव के लोग, शहर के लोग कहते हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वैसे वैसे बहुत सारे नेता जो हैं वो बड़े बड़े घोषणा करते हैं। तो आपको, जो भी मेरे दर्शक जो सुन रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से जो आप बड़े बड़े वादे कर रहे हैं फिर जैसे ही चुनाव बीतेगा अभिषेक सांकृत फिर बदल जाएंगे या छोड़ देंगे फिर? देखिए, अभिषेक सांकृत एक एंटरप्रेन्योर है। हम ये नहीं कहते नेता नहीं बेटा है, सब फालतू बातें हैं। हम एक एंटरप्रेन्योर हैं। एंटरप्रेन्योर और नेता में एक फर्क होता है। एंटरप्रेन्योर कोई काम, मतलब उद्यमी कोई काम करने के पहले सोचता है क्या करना है, एक ड्रीम करता है, आइडिया बनाता है, उसके बाद प्लान करता है और उसके बाद एग्जीक्यूट करता है। तो हम यहाँ नेतागिरी करने नहीं आए हैं, हम उद्यमी के रूप में ही काम करने आए हैं। हाँ, वो अलग विषय है कि उसके लिए, करने के लिए हमको इस प्लेटफॉर्म से गुजरना पड़ेगा, तभी हमारे पास वो ताकत आएगी। तो जब इस प्लेटफॉर्म से गुजरेंगे और वो ताकत आ जाएगी तो हमारा आइडिया क्लियर है, प्लान क्लियर है कि क्या बनाना है, पैसा कहाँ से आएगा, उसको एग्जीक्यूट इमीडिएट करेंगे। अब इसके लिए तो भरोसा करना पड़ेगा जनता को। इतने साल तक आप 30, 32 साल, 35 साल दूसरों पे भरोसा किया, हमको 5 साल नहीं दे सकते हैं। और नहीं कुछ करेंगे तो 5 साल बाद उखाड़ फेंकिएगा। कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं कटोरा लेके आपके लिए भीख मांगने को तैयार हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं। आप इतना हम पे भरोसा नहीं कर सकते हैं? हमको कौन चीज की कमी है बताइए? सारी व्यवस्था हमारे पास है। पर्सनल अगर कहिए, हम यहाँ किसके लिए कटोरा फैलाने को कह रहे हैं? आप ही जनता के लिए कटोरा फैलाने की बात। अगर आप हम पे भरोसा नहीं करेंगे तो कैसे होगा? और ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार ये काम कर रहा है, ऐसा काम हुआ है। दूसरा बात, 15,000 करोड़ से एयरपोर्ट बनेगा, 9,000 करोड़ से आपको नोएडा में एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर। तो क्या भारत सरकार पैसा लगा रही है? स्विस कंपनी 9,000 करोड़ रुपए लगा रही है, पीपीपी मॉडल पे वो बन रहा है। तो वहां बन सकता है, यहां नहीं बन सकता है। वहां इसलिए बन रहा है कि वहां के मुख्यमंत्री ने चाहा कि यहां बने और भारत सरकार ने उसको पास कर दिया। यहां भी अगर सरकार चाहेगी कि कार्गो, मुख्यमंत्री कहते हैं यहां तो समुंदर नहीं है,
अरे भाई समुंदर नहीं है तो आकाश है ना, आकाश से हमारा सब सामान विदेश जाएगा। यहाँ कार्गो एयरपोर्ट, पूरे भारत में भी कार्गो एयरपोर्ट नहीं है, 15,000 करोड़ लगेगा, विदेश से कंपनी को लाएंगे, वही यहाँ पैसा लगाएगा, एयरपोर्ट बनाएगा और उसके बाद यहाँ से देश विदेश सामान जाएगा। सोचिए डिहरी का कितना नाम होगा। देखिए, लोग एक बात और जानना चाहते हैं, जन सुराज जो है वो जनता के चंदा के पैसे से या फिर कॉन्ट्रैक्ट से या फिर फंडिंग कहाँ से आती है जन सुराज के पास? देखिए, हम तो सरकार में भी नहीं है, लेकिन आप फंडिंग की बात हमसे पूछ रहे हैं। जो सरकार में है वो बालू माफियाओं से और अधिकारियों से किस किस ढंग से पैसा ले रहे हैं वो सबको मालूम है। ये सवाल उनसे होना चाहिए। हम तो अभी सरकार में भी नहीं है, तो हम तो कुछ नहीं लूटे हैं भाई। प्रशांत किशोर के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? वो आते हैं, हम तो आपका पैसा तो लूटे नहीं है, हम किसी जनता का तो पैसा लूटे नहीं है, तो हमसे ये सवाल बनना नहीं चाहिए। फिर भी आप पूछते हैं तो बताते हैं। अभिषेक सांकृत खुद में काबिल हैं, तो अभिषेक सांकृत को क्षेत्र में पार्टी का कोई कार्यक्रम हो रहा है तो करने के लिए दूसरे से पैसा नहीं लेना पड़ता है, पार्टी से पैसा नहीं मांगना पड़ता, हम अपने पैसा को खर्चा करके पार्टी का कार्यक्रम करा देते हैं। इसी तरीके से प्रशांत किशोर जी कोई भिखमंगा तो है नहीं, कोई ऐसा तो है नहीं कि फटा चिथा कपड़ा पहन के चलते हैं, उनके पास पैसा नहीं है। प्रशांत किशोर संपन्न आदमी है, पैसा खूब रखे हैं, सबको मालूम है, तो रखे हैं तो पैसा खर्चा कर रहे हैं बिहार को बदलने में। इसके अलावा उनके शुभचिंतक भी बहुत हैं। प्रशांत किशोर जी 11 मुख्यमंत्री बनाए हैं, तो जब 11 मुख्यमंत्री 11 प्रदेशों में बदलाव के लिए काम किए हैं, तो क्या वहां की कुछ कंपनियां प्रशांत जी को नहीं मानती होंगी? क्या वो उनको समर्थन नहीं करेगी? भाई जहां भी आप अच्छा काम करेंगे वहां कुछ आपके समर्थक बन जाएंगे, तो वो समर्थक भी आपका मदद करेंगे। इसके अलावा वो कोई भूखे नंगे तो है नहीं, उनके पास अपनी भी क्षमता है। अभिषेक सांकृत जो उनके सिपाही हैं, उनके पास अपनी भी क्षमता है। ऐसे उनके तमाम सिपाही हैं जिनके पास अपनी क्षमता है। हम लोग अपनी क्षमता के दम पे कर रहे हैं। अगर बदल नहीं दिए तो अगली बार जूता का माला पहनाइएगा, लेकिन एक बार विश्वास तो करना पड़ेगा। बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, डालमिया को जूता का माला पहना के डालमिया फैक्ट्री बंद करवा दी यहाँ की जनता। एक आदमी कह रहा है कि डालमिया जैसी फैक्ट्री, उससे ज्यादा रोजगार का हम व्यवस्था कर देंगे, हमको एक बार मौका दीजिए। अगर आप नहीं देंगे मौका तो भाई जो लोग यहाँ जात पात की बात करते हैं, जो लोग खाली गली नली की बात करते हैं, आप उसी में अझुराए रह जाएंगे। बड़ा यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए, अशिक्षित व्यक्ति और वो भी मुख्यमंत्री का बेटा, इंग्लिश में तो भाषण देते हैं बहुत अच्छे स्टेज पर। इंग्लिश में भाषण देने से कोई शिक्षित नहीं हो जाता, ये गलत सोच है। तो तेजस्वी यादव बोले हैं कि नीतीश कुमार के साथ थे 17 महीने, तो युवा को जो है हमने नौकरी दिया है। देखिए, नीतीश जी के वो साथ थे, तभी बिहार में जो है शराबबंदी लागू हुआ। अब जाके वो पासी समाज को कह रहे हैं कि हम तो आप लोगों का रोजगार खुलवाएंगे। अरे भाई, तब काहे नहीं आप मना किए? तब तो आपको सरकार में अपना पद चाहिए था। तो ये लोग घड़ियालू आंसू रोने वाले नेता हैं। ये 9वीं फेल व्यक्ति हैं। ये हो सकता है बहुत कुछ करना चाहते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं करना चाहते, लेकिन बहुत कुछ करने की सोच होना अब बहुत कुछ कर पाने में फर्क होता है। जो शिक्षित होता है उसको मालूम होता है कि कौन सी चीज कैसे किया जा सकता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि वो 2500 रुपए हर महिला को देना चाहते हैं, माई बहन योजना, लेकिन उनके नेता माई बहन ही करते रहते हैं, गाली गलौज महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते रहते हैं। देखिए, एक आध तो डिस्को उसको कहां से सब फोटो वीडियो आते रहता है। दूसरा विषय, वो 2500 रुपए का आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो एग्जाम्पल वही आएगा कि जेब में है 98 बांटना चाहते हैं 1.5 रुपया। तो अरे भैया, काहे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं? ये कैलकुलेशन मिस्टेक अगर है, या तो आप जानबूझ के भ्रमित कर रहे हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक है तो हम मान सकते हैं कि तेजस्वी जी से कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, कम पढ़े लिखे हैं तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हैं। प्रशांत किशोर कम नहीं ना पढ़े लिखे हैं तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे। अभिषेक सांकृत कम पढ़े लिखे नहीं हैं तो अभिषेक सांकृत कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे। हम लोग वो बात करते हैं जो हो सकता है, हम लोग वो बातें नहीं करते जो नहीं हो सकता है। 3800 करोड़ रुपए लगा के जो है ब्रिज बन रहा है और 2 दिन में टूट जा रहा है। अरे भैया, 4000 करोड़ में एक तो मूर्तियां बना देते,
जो कई लाख लोगों को रोजगार देता। तो कौन सा बुरा अभिषेक सांकृत मांग रहे हैं? एक तो पुल ना सही बिहार में, लाख लोगों को रोजगार सही। तो इन मुद्दों को देखिए जेन्युइन तरीके से नापना पड़ेगा लोगों को। और मैं यही कहूंगा कि प्रशांत किशोर एक सजग व्यक्ति हैं, उनके पास टीम भी है, उनके पास हमारे जैसे प्रतिभावान बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग हैं, और वो ऐसी टीम को लीड करते हैं जो बिहार में संपूर्ण बदलाव कर सकती है। और देश विदेश में उनके पास ऐसी टीम है, अर्थशास्त्रियों की टीम है जो बढ़िया काम कर सकती है। तो बिहार तभी बदलेगा जब प्रशांत किशोर आएंगे। तो आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे अभिषेक सांकृत जी, और इन्होंने जो है बहुत सारे ऐसी बातों पे जो है बेबाकी से जवाब दिया। और डेहरी विधानसभा की बात करें तो जिस तरह से जो है कि डेहरी विधानसभा से अगर ताल ठोकते हैं और लोगों को जो बीच में जो है जो मूर्ति बनाना और हॉस्पिटल बनाना, एयरपोर्ट बनाना, तो इससे हो सकता है कि शायद जिस तरह से जो इनके पार्टी के जो प्रशांत किशोर जी है उनका भी सोच है कि बिहार बदला जाए। और इसी तरह जो है डेहरी विधानसभा की बात करें तो अभिषेक सांकृत का भी है कि बेरोजगारी खत्म किया जाए और रोजगार लाया जाए। तो आपने सुना इनका कि किस तरह से जो है बेरोजगारी को खत्म करना चाहते हैं, और एयरपोर्ट अगर बन जाए डेहरी विधानसभा में, डेहरी में, और हॉस्पिटल बढ़िया बन जाए या फिर से प्रतिमा लग जाए, तो इससे जो है लोग जो बेरोजगार हैं, जो पलायन करते हैं, लोग जो बाहर जाते हैं, वो दूर हो जाएगा। ऐसे ही खबर को देखने के लिए बने रहिए देशवा न्यूज़ के साथ।